और सबसे पहले बात करेंगे बजट की। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दतकार का चौथा बजट पेश कर दिया। उन्होंने बजट तकरीर में कहा कि इस बजट में गति यानी रफ्तार और शक्ति यानी ताकत पर तवज्जो दी गई है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई, कारपोरेट टैक्स में कमी की गई है, अक़लियती बजट में इजाफा किया गया है। बजट को वजीर खजाना ने आइंदा 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट करार दिया। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि मौजूदा बजट से इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी। बजट में तरक्की को महमिज देने और मईशत को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में ऐलानात किए गए हैं। ज़राई शोबे पर भी बजट में तवज्जो दी गई। आने वाले माली साल में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां मिलेंगी और पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 2022 अपने खुतबे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा बजट से किसानों, नौजवानों, खवातीन, कारोबारियों और दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल को फायदा होगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए मरकजी बजट में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने खुशखबरी सुनाई। उन्होंने मरकजी बजट में कहा, जुनूबी हिंद की इन दो अहम रियासतों की दरियाओं को एक दूसरे से मजबूत करने के लिए मंसूबा तैयार किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में तकरीर में कहा कि जल्द ही कृष्णा गोदावरी और कृष्णा पेना प्रोजेक्टों के लिए डीपीआर तैयार किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी बजट को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज के बजट से SC, ST, BC अक़लियतों, मुल्क के किसानों, आम आदमी, गरीबों, मजदूर तबका और मुलाजमीन को शदीद मायूसी हुई है। उन्होंने इसे एक बेकार, बेसमत बजट करार दिया है और कहा कि बजट से मुलाजमीन और छोटे ताजरों को शदीद मायूसी हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ तब्दीली नहीं की गई है। किसानों के लिए बजट में एक बड़ा सिफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में आवामी शोबों की तरक्की, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिसिन, एजुकेशन को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। डिपार्टमेंट को रूपाई वेंचले, हेल्थ बजटे वेंचले, ఆరోగ్య రంగం మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉండాలా? కరోనా లాంటి మహమ్మారి పీడించిన తర్వాత we need to develop our health infrastructure very immensely with a great initiative of increasing the health budget, but most unfortunately పైసా వెంచలేక కొద్దిగా తగ్గించారు, రూపాయి కూడా వెంచలే. అంటే మరి దేనికి చేసినట్టు వీళ్ళు? సాంఘిక సంక్షేమం లేదు, రైతు సంక్షేమం లేదు, పేదల సంక్షేమం లేదు, నిరుద్యోగ సమస్య మీద లేదు, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ రూపాయి పెంచలే. మరి యాడికి పోతుంది అన్నట్టు ఈ సంపద? ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు? గోల్మాల్ గోవిందం. బ్యాంకులు అప్పులు తీసుకొని వేల కోట్లు, లక్షల కోట్లు ముంచిపోయిన వాళ్ళకి ఇస్తారు సబ్సిడీలు. రిఫార్మ్ పేరు మీద, కరెంటు సంస్కరణల పేరు మీద కరెంటు షావుకారుల జేబులు నింపే ప్రయత్నం. కానీ ఆ ప్రస్తావన లేదు. వ్యవసాయ రంగం కోసం పెట్టేటువంటి ఉద్దీపనలు లేవు, ఏం లేదంత వాటిది గుండు సున్నా. ठंड में, धूप में, बारिश में एक साल तक क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्या किसानों को कुत्ता काटा था? అన్ని అబద్ధం. భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలన అంటే దేశాన్ని అమ్ముడు, నమ్మి ఓట్లేసిన ప్రజలకు అమ్ముడు, మత పిచ్చి లేపుడు, దాంతో రాజకీయ పబ్బం గడుపునుడు, మంది మీద వాడి ఏడ్చుడు. వై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ టెల్లింగ్ LIC? मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. आई एम सॉरी, माई हार्ट इज ब्लीडिंग. वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिंग ऑफ LIC?
అంతర్జాతీయంగా ఉండేటువంటి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద బీమా కంపెనీలకు మీరు బ్రోకర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారా? వాళ్ళకి లాభం చేస్తారా? ఎస్, నేను ఆరోపిస్తున్నా తప్పకుండా. मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी ने बजट का खैर मकदम किया है और इसको प्रोग्रेसिव करार दिया है. Budget will coming days. Our government is concentrating under leadership of the Narendra Modi infrastructure, employment generation, future development of the country. और हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में अच्छे हमारा को बजट में एलोकेशन किया है. कांग्रेस एमपी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी बजट में दिफा पर तवज्जो नहीं दी गई है. Security scenario that India is facing now, where a two-front confrontation looks more likely than ever after independence, I think the focus on budget for defense is not there. And there are a number of projects, either imported equipment or middle equipment, which are on a very slow scale, largely because lack of budget support. They'll just use rhetoric saying we'll do whatever we require, but I think a far more needs to be done for the defense budget than what they're doing. I myself have flown fighter aircraft in the Air Force, both on the Chinese border and the Pakistan border, and I think we are we need to do a huge scaling up, because never before have we faced an imminent serious security scenario on both the fronts at the same time. So I think they need to do far. बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने मरकजी बजट की सताइश की. उन्होंने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया. इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है. ना, मैंने यही कहा कि देश की जनता पर कोई भार नहीं है, लेकिन जो योजनाएं बनाई गई है, खासकर 25,000 किलोमीटर की जो रोड्स ये है नेशनल हाईवे से, और इसके बाद नदियों का अनुसंधान, यानी कृष्णा गोदावरी हो या कोई भी हो, तब इससे जो होता है, और PLI यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स, जिससे कि भारत में बाहर से FDI से हो या देश के अंदर जो है वो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर नौकरियों की जो बाजार बढ़ेगी, कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ नौकरी हर सालाना बढ़ने की जो हमारी उम्मीदें हैं. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कर को बढ़ाया नहीं गया है, किसी पर दबाव नहीं डाला गया, भार नहीं बनाया गया है, फिर भी जो PLI की हिसाब से कम मतलब 40 लाख करोड़ तक, नियरली 40 लाख करोड़ का ये बजट जो है आने वाले दिनों में देश की आर्थिक प्रगति के लिए और देश की जनता के जीवन में एक खुशहाल लाने के लिए इस तरह का ये बजट है. तेलंगाना में 24 दिन बाद स्कूलों और कॉलेजों में दरसो तदरीस की सरगर्मियां बहाल हुई हैं. गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आज से फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं. रियासत भर में 42,575 स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन 26,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. हुकूमत ने कोरोना कवायद पर सख्ती से अमल आवरी करने के लिए भी अहकामात जारी किए हैं. सफाई की निगरानी के लिए अजला व मंडल सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं. स्कूल्स हेडमास्टर्स को हिदायत दी गई कि तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के लिए मास्क लाजमी करार दें, सैनिटाइजर दस्तियाब रखें. जूनियर कॉलेजों और डिग्री कॉलेज के साथ साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी फिजिकल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में ज़रई व गैर ज़रई अराजियात की मार्केट कद्र में इजाफा करने के अहकामात जारी किए हैं. नजरसानी शुदा कीमतों पर आज से अमलावरी होगी. डॉक्यूमेंट्स हवाले करने और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने वालों को नई कीमतों से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया. उन्हें कदीम मार्केट कद्र के लिहाज से रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे. रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में मंगल से नई मार्केट कद्र पर अमलावरी होगी. वाज़ेह है कि हुकूमत ने ज़रई अराजियात की कीमत में 50% तक, प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की मार्केट कद्र में 35% तक इजाफा करने अहकाम जारी किए. फरवरी से रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में भी इजाफा हो गया है. दरमियानी तबके के लिए मकान खरीदना और मुश्किल हो गया है. जायदाद की खरीदी के बाद खरीदारों और फरोख्त करने वालों को इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा.
तेलंगाना वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर तेलंगाना में अमन अमान, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की के लिए दुआ की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक रुबात के क़याम के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। इससे तेलंगाना के ज़ायरीन को अजमेर में सहूलत होगी। इस मौके पर टीआरएस लीडर्स मौजूद थे। 10वां उर्स है, वहाँ उर्स में इग़लाफ़ पेश किया जा रहा है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग है जहाँ पर जो मन्नत की जाती है वो पूरी होती, और सारे हिंदुस्तान के लोग उन्हें बड़ी अकीदत से गिलाफ मुबारक हर साल ज़ियारत भी करते हैं, उसमें भी शिरकत करते हैं और गिलाफ मुबारक पेश करते हैं। हमारे आनबुल सीएम साहब ने खुद ज़ियारत की थी, वहाँ मन्नत की थी वहाँ एक रुबात बनाएंगे, उसके लिए 1 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, उसके पैसे भी भर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर तामीर की जाएगी। एक अच्छा सा वहाँ पर एक गेस्ट हाउस रहेगा या एक रुबात रहेगी, वो बनाई जाएगी ताकि जो भी ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं वहाँ ठहर सकेंगे। हमारे आनबुल सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और पार्टी का भी गिलाफ इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में हमारे आनबुल सीएम साहब रवाना करेंगे। रच्चागुड़ा पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया। रच्चागुड़ा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई मामले में नाइजीरियाई बाशिंदा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से कोकीन, 3 बाइक्स, नकद रकम और दीगर अशिया जब्त की। इसको ट्रैफिकिंग करने वाले एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है वो नाइजीरिया निवासी है, उसका नाम है मार्क ओलोबी। 2012 में ये विजिट वीसा पे या बिजनेस वीसा पे यहाँ इंडिया में आया और वीसा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पे अभी इलीगली वो स्टे कर रहा है। 2019 में ड्रग केस में अमीरपेट पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और 2021 में जो गोलकोंडा एक्साइज पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर आने के बाद इसने दोबारा ये ड्रग्स का धंधा शुरू किया। गोकुल नगर एरिया में हर्षवर्धन, पवन कुमार और उनके साथ में स्वामी प्रसाद और अभिषेक सिंह, इन लोगों को ये जब कोकेन का सप्लाई करने आया था उस समय स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारे एसओटी टीम और नेरलमठ पुलिस ने वहां पे रेड करके इनको हिरासत में लिया है। टोटल कुल मिला के 38 ग्राम कोकेन, 3 2 व्हीलर्स और 4 मोबाइल फोन, 22,000 रुपया कैश, वेइंग मशीन और बाकी सामान हमें बरामद हुआ है। जो नेरलमठ के जो बच्चे मिले उसमें तो एक कॉलेज में पढ़ रहा है, फाइनल ईयर बीकॉम कर रहा है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।